हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लूसेंट की बुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने कल से क्लासेस स्टार्ट करी थी। तो आज उसकी सेकंड क्लास है। तो क्लास वन में हमने क्या डिस्कस किया था? क्लास वन में हमने हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के बारे में पढ़ा था कि जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। जो हमने पढ़ा था जिसमें 4 स्रोतों से जानकारी मिलती है मैंने, जिसमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों से और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। जिसमें मैंने क्लास वन में धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी को कवर किया था। और आज हम क्लास 2 में इसके विदेशियों से मिलने वाली जानकारी और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विदेशी यात्री जो आए थे हमारे भारत में, उनसे हमें किस तरह से जानकारी मिलती है हमारे प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत उस समय में कैसा था, उसका इतिहास क्या था। तो जो विदेशी लोग आए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनानी रोमन लेखक, इसमें था पहला टेसियस। टेसियस था ये ईरान का राजवैद्य था, जिसने भारत के संबंध में जो भी विवरण दिया वो अविश्वसनीय था। मतलब इसने जो भी हमारे भारत के संबंध में बोला उस टाइम में, जैसे जो भी उसने लिखा वो सब विश्वास करने लायक नहीं था, ऐसा लिखा था। सेकंड आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस ये इतिहास का पिता भी है और इसकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसके अंदर 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के भारत और फारस, जिसे ईरान कहते हैं आज, उसके संबंध का वर्णन किया था। जो कि इसकी भी जो भी इसने वर्णन किया भारत के संबंध में वो सब अविश्वसनीय था। थर्ड आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसके अंदर इसने मौर्य के युगीन समाज और मौर्य जो काल, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का काल चल रहा था, उस समय में उस में समाज और संस्कृति के विषय में उसने लिखा था अपनी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक थी? इंडिका में लिखा था। अब आता है डायमिक्स। डायमिक्स सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इसने मौर्य युग से संबंधित विवरण दिया था भारत। इससे हमें प्राचीन भारत के समय में मौर्य युग से संबंधित जानकारी मिलती है। पांचवा है डायोनीसियस। ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी जो कि 2री शताब्दी में इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने। प्लिनी ने 1ली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, जिसके अंदर हमें किस चीज का विवरण मिलता है? भारतीय उस समय पशु, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों का विवरण मिलता है। इनकी पुस्तक किसमें? नेचुरल हिस्ट्री में। किसने लिखी थी? प्लिनी ने। अब आता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं थी और बस इतना पता है कि जो लेखक था वो करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय जो भारत के बंदरगाह थे और व्यापार करने के लिए जो वस्तुएं थी उनके बारे में जानकारी दी थी अपनी पुस्तक में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। अब आते हैं चीनी लेखक। अब ये जो हमने पीछे पढ़े ये यूनानी रोमन लेखक थे जो हमारे भारत में आए थे। अब पढ़ते हैं चीनी लेखक के बारे में। तो पहला है फाहियान। फाहियान जो था ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने जो मध्य प्रदेश है उसके समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था और
और इसने मध्य प्रदेश की जो जनता थी उसको सुखी व समृद्ध बताया और करीब 14 साल तक भारत में रहा था। ये कौन? फाहियान। फाहियान चीनी यात्री गुप्त नरेश द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने मध्य प्रदेश के समाज संस्कृति के बारे में वर्णन किया और वहां की जनता को सुखी समृद्ध बताया और 14 वर्षों तक भारत में रहा। अब आता है संयोगन, जो कि 518 ईस्वी में भारत आया। इसने 3 साल की यात्रा की, उसमें बौद्ध धर्म की प्राप्ति इकट्ठी करी। बौद्ध धर्म के बारे में इसने जानकारी ली और उसको इकट्ठा करके अपने देश ले गया। 518 ईस्वी में संयोगन भारत आया था। इसके बाद है ह्वेनसांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा भी जाता है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 629 में चीन से भारत वर्ष के लिए निकला था। पहले हमारे भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता था, आज भी जाना जाता है भारतवर्ष के नाम से। हमारे भारत के कई नाम है, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, बहुत सारे नामों से जाना जाता था। जिसमें 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए निकला था और लगभग 1 साल की यात्रा करी उसने। उसके बाद सबसे पहले भारत के कौन से राज्य पहुंचा? राज्य कपिशा पहुंचा था। 15 साल तक यहाँ रहा हमारे भारत में और 645 में चीन लौट गया। और इसने क्या किया? बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसमें अध्ययन करने के लिए आया था और भारत से बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा कर ले जाने आया था। अब ये यहाँ पर आया क्यों था, किस मकसद से आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था और भारत में जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको एकत्र कर ले जाने आया था। उसके बाद है इसका एक भ्रमण वृत्तांत है, जिसका नाम है CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ह्वेनसांग का एक भ्रमण वृत्तांत है जिसका नाम है CU की, जिसके अंदर 138 देशों का विवरण मिलता है। उसके बाद है हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया था इसने। और इसके अनुसार जो सिंध का राजा था वो शूद्र था। उसके बाद ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा जो थी उसकी बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। जो ह्वेनसांग था वो यहाँ बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने आया था। और ये बौद्ध मतलब जो बुद्ध थे ना वो ज्यादा उस टाइम पे महत्वपूर्ण थे, माने जाते थे, ज्यादा मानते थे। उन्हीं को भगवान उस समय इतना नहीं थे जितना बुद्ध को मानते थे और इनको ही ज्यादा माना जाता था, जिससे जो बाहर से विदेशी थे वो इनको जानने के लिए, इनके बारे में, इनके ग्रंथों को पढ़ने के लिए इकट्ठा कर ले जाने के लिए आते थे। तो इनकी प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी इन्होंने पूजन किया था। अब आते हैं इत्सिंग आए थे 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे और इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत का वर्णन किया था। कौन? इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत का वर्णन किया। अब आते हैं अरबी लेखक आए थे हमारे भारत में। अरबी लेखक थे अलबरूनी, जो कि महमूद गजनी, ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, महमूद गजनी, हर्षवर्धन, ये सबको हम आगे आगे आते जाएंगे, इन सब के नाम आते जाएंगे, इनके बारे में हम जानेंगे ना तो ये आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज़म और खीव का रहने वाला था, जिसको आज के टाइम में तुर्कमेनिस्तान कहते हैं। ये इसकी एक अरबी में लिखी गई कृति थी किताब उल हिंद, और इसका नाम है तहकीक हिंद भी नाम है, जिसे भारत की खोज कहते हैं। आज भी इतिहासकारों में प्रसिद्ध है। इसने उस समय के जो औजार थे, जो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस भी मानी जाती है किताब उल हिंद की।
जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जो इतिहास के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, वो इस किताब का इस्तेमाल करते हैं जानने के लिए। सेकंड है इब्न बतूता, जो कि इसकी यात्रा वृतांत है, जिसे रेहला कहते हैं। रेहला के अंदर 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है रेहला में। और 1333 ईस्वी में ये दिल्ली पहुंचे थे और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उस समय सुल्तान थे दिल्ली के। उन्होंने जो इब्न बतूता है उनको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। कब किया था? 1333 ईस्वी में। किसको किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अब आते हैं अन्य लेखक, कुछ अन्य लेखक, जैसे है तारानाथ। ये एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथों की रचना करी, जिसके अंदर हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड था अन्य लेखक मार्को पोलो। ये 13वीं शताब्दी के अंत में आए थे, पांड्य देश की यात्रा पे आए थे। और जो भी इन्होंने विवरण दिया पांड्य देश के इतिहास से रिलेटेड, वो जो भी पांड्य देश के बारे में जानना चाहते हैं, वो इस जो जानना चाहते हैं पांड्य देश के इतिहास के बारे में, वो इनके अध्ययन के लिए उपयोगी है। जो भी इन्होंने विवरण दिया उसके लिए, उसमें जिसको भी पांड्य देश के बारे में जानकारी लेनी है, वो इनकी एक विवरण दिया था, इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें इनकी जानकारी मिलती है। अब आता है, तो हमने कुछ विदेशी यात्रियों को देखा जो कि आए थे। इन्होंने भारत के इतिहास के, उस समय के इतिहास के बारे में बताया था। तो हमें ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें इसका नाम और इनके बारे में, ये कब आए थे, क्या किया इन्होंने, किस चीज से रिलेटेड इन्होंने विवरण दिया, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसके बारे में पूरा अंदर से जानना चाहते हैं इसने क्या, तो आप इन सब की बुक्स को सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मतलब जैसे जो पुराने टाइम में कुछ चीजें रखी रहती थी, जैसे कि दीवार होगा, किस तरह से घर होगा, उस चीजों से हमें क्या जानकारी मिलती है, कैसे। उस टाइम में तो इतना कुछ तो नहीं था। उस टाइम में अभिलेख ज्यादा चलते थे। अभिलेख मतलब एक पत्थर पे जो लिखने का लेख होता था, उसको अभिलेख कहते थे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पिता था वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम था। इन्होंने पुरातत्व शास्त्र की जानकारी ले रखी थी पूरा, और इनको नॉलेज थी। तो इसमें था पहले भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण हमें कैसे मिला। अब ये कुछ थे जिससे हमें गरुड़ स्तंभ लेख था, जिसमें भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिला था। भारतवर्ष का जिक्र किसमें था? सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख में था। दुर्भिक्ष की जानकारी सोहगोरा अभिलेख से मिलती है। भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है एरण अभिलेख से। और रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। और जो कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल था बुर्ज होम, जो कि जिसके अंदर एक गड्ढा घर मिला है, गड्ढा घर जिसमें इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थी, और यहाँ पे मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या था? बुर्ज होम, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल था बुर्ज होम, जिसके अंदर एक गड्ढा घर का साक्ष्य मिला था, जिसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां थी, और वहां मनुष्य के साथ साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। बताया प्राचीनतम सिक्के जो थे उनको आहत सिक्के कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। और उत्तर भारत में मंदिरों की जो कला की शैली थी उनको नागर शैली कहते थे, और दक्षिण भारत में मंदिरों की कला की शैली को द्रविड़ शैली कहते थे। और पंचायतन